हैबिंग ताई का मुखिया होने के नाते डुनरो सीधा किन के महाराज को रिपोर्ट करता था। उसकी सारी शक्ति, सारी औकात सिर्फ और सिर्फ राजा के एक इशारे से चलती थी। राजा तो गहरी राजमहल की दीवारों के पीछे रहते थे और हैबिंग ताई उनकी आंखें और कान था। जाओ फिंग की असली पहचान का राज खुल चुका था, इसलिए चाहे डुनरो चाहता या नहीं, जियू सियान लू से जुड़ी हुई ये खतरनाक खबर उसे बतानी ही पड़ती। आखिर जाओ फिंग अभी भी दरबार का एक मंत्री था, और अगर आगे चलकर उसका रुतबा बढ़ भी जाए, जियू सियान लू जैसे धन संपन्न संगठन का मालिक बनना, जिसमें इतने जानलेवा असैसिन्स हों जो हैबिंग ताई से भी ज्यादा शक्तिशाली हों, ये बात किसी भी राजा को शक में डाल सकती है। डुनरू का काम था सच बताना, फैसला राजा करेगा। उस वक्त यिंगज़ेंग कठिन सोच में डूब चुके थे। जियू सियान लू, उसके अंदर के वो इलीट असैसिन्स, सब कुछ जाओ फेंग ने बनाया। ये बात उनके लिए हिला देने वाली थी। अगर कोई मुझसे पूछता, यिंगज़ेंग ने धीरे से कहा, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जियू सियान लू का रिश्ता जाओ फेंग से होगा। कुछ सालों में एक ऐसी संगठन खड़ी कर दी जो हैबिंग ताई को भी पीछे छोड़ दे। उनकी आवाज में हैरानी भी थी और हल्का सा गर्व भी। डुनरू का दिल जोर से धड़क गया। महाराज गुस्सा नहीं हुए। लगता है उन्हें अपने इस खोए हुए बेटे से बहुत उम्मीदें हैं। कई सालों तक राजा के साथ रहने से डुनरू ने उनका स्वभाव अच्छे से समझ लिया था। एकदम कठोर, एकदम शासक। कोई और होता, कोई दूसरी रियासत होती, जियू सियान लू जैसे संगठन को पल भर में मिटा दिया जाता। धन की वजह से नहीं, बल्कि उनके छुपे हुए असैसिन्स के कारण, जो हैबिंग ताई से भी बेहतर थे। लेकिन महाराज ने तो इस पर मुस्कुराया भी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि उचित गर्व था। हैबिंग ताई को सदियां हो गईं, पर लड़ाई की क्षमता में वो जियू सियान लू के आगे पीछे रह गया। राजा की तीखी नज़र डुनरू पर टिक गई। डुनरू, तुम क्या सफाई दोगे? वो नज़र किसी तलवार से कम नहीं थी। डुनरू तुरंत झुक गया। ये मेरे कर्तव्य की कमी है। इसमें बहाने की गुंजाइश ही नहीं थी। एक संगठन जो बस कुछ सालों में बना हो, पर हैबिंग ताई से भी आगे निकल जाए, ये तो सीधा सीधा शर्म की बात थी। जियू सियान लू पर निगरानी जारी है? राजा ने पूछा। हमेशा महाराज, हम बस उनके पहले गलत कदम का इंतजार कर रहे थे। राजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सारे हैबिंग ताई एजेंट्स वापस बुला लो। महाराज, डुनरू घबरा गया। मुझे सिर्फ शक है, पक्का नहीं कि जियू सियान लू उन्हीं के हैं। अगर वो हमारे दुश्मन निकले और हमने निगरानी हटा ली, तो ये सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। राजा शांत सी मुस्कुराहट से बोले, अगर वो हमारे दुश्मन होते तो तुम्हारे अटैक के बाद चुप नहीं बैठे होते। जब हैबिंग ताई ने उन पर छुपा हमला किया, उन्होंने पलटकर कुछ नहीं किया। यही सबूत है कि उनका इरादा किन के विरुद्ध नहीं है। तुम्हारी बातों ने आज मुझे पूरा साफ कर दिया। राजा की आवाज में इतना निश्चय था कि इस पर बहस ही संभव नहीं थी। डुनरू ने गहरा प्रणाम किया। समझ गया महाराज। अच्छा, अब इन 3 राज्यों पर पानी की तरह नजर रखो, की, चू और यण। एक हाथ हिलाकर राजा ने उसे विदा कर दिया। डुनरू चला गया। राजा ने अपने 2 नातियों को गोद में पकड़ा और हल्की सी हंसी छोड़ी। फिंगर, तुमने मुझसे काफी कुछ छुपा रखा था। अपनी खुद की एम्पायर जियू सियान लू खड़ी की, और एक शक्तिशाली असैसिनेशन फोर्स भी। ये छोटी बात नहीं। उनके अंदर जिज्ञासा की एक बेमारू सी चिंगारी जली। इतने सालों तक तुमने इतना बड़ा संगठन खामोशी से बना लिया और मुझे खबर तक नहीं हुई। अब मैं समझ गया, तुम शाचंग में अपनी माँ को अकेला क्यों छोड़ के जाते थे। वहां तुम्हारे लोग होते होंगे, वो शैडो असैसिन्स। राजा के दिल में एक बाप का पछतावा उभर आया। जाओ फेंग ने ये सब शायद अपनी माँ और बहन की हिफाजत के लिए बनाया। और सबसे बड़ी बात, अगर उसके दिल में बगावत होती तो वो युद्ध क्षेत्र में अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ता ही क्यों। अच्छा है, ये सब उसके भविष्य के काम आएगा। लेकिन वो कर कैसे पाया?
राजा के चेहरे पर सच्ची हैरानी थी। हु कॉन्सर्ट का महल। माँ कॉन्सर्ट, मैं आज कोर्ट से इतना खुश होकर आया हूँ। चाहे वैंग जेन ने आज खुलेआम वैंग वान से रिश्ते तोड़ दिए, इसका मतलब वो कभी फुसू का साथ नहीं देगा। वैंग जेन और जाओ फेंग दोनों उसके खिलाफ हो गए। फुसू का क्राउन प्रिंस बनना अब इम्पॉसिबल है। किन के 4 महान सेनापतियों में से 2 उसके विरुद्ध हो चुके हैं। ये तो स्वर्ग का आशीर्वाद है। हु कॉन्सर्ट ने धीरे से मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो क्राउन प्रिंस तो मेरे ही बेटे बनेंगे। वैंग जियन और जाओ फेंग दोनों के हाथ में सेना की ताकत है, और चाहे वो आपके वफादार ना हो, बस फुसू के खिलाफ खड़े हो जाएं, यही काफ़ी है। इसी वक्त सेंट्रल चैरियट ऑफिस के चीफ पधार रहे हैं। हॉल के बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। जाओ गाओ धीरे से अंदर आया। उसे देखते ही हु कॉन्सर्ट ने हु हाय को एक हल्की सी नज़र दी। हु हाय तुरंत समझ गया। वो खड़ा हुआ और बहुत अदब से झुककर बोला, गुरुजी को मेरा प्रणाम। जाओ गाओ ने जल्दी से उसे उठा लिया। राजकुमार, इतनी आदर सत्कार की जरूरत नहीं। गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, ये तो मेरा फर्ज है। हु हाय नरमी से बोला। चीन का दूसरा सम्राट हु हाय। इतिहास में चाहे कितना ही अनावश्यक खर्च करने वाला बताया गया हो, पर एक राजकुमार होने के नाते दिल जीतना कैसे है, ये तो वो जानता ही था। आखिर उसकी माँ एक प्रभावशाली खानदान से आई थी। अगर ये भी ना जाने तो वो राजकुमार कहलाने लायक ही नहीं। हिज मैजेस्टी ज़ांगताई महल लौट चुके हैं। लॉर्ड राव, आप यहाँ किस काम से आए हैं? हु कॉन्सर्ट ने पूछा, हैरानी के साथ। इस वक्त तो जाओ गाओ का राजा के पास होना जरूरी था, इसलिए उसका यहाँ आना कुछ अजीब लग रहा था। जाओ फेंग के दोनों बच्चे महल लौट आए हैं। जाओ गाओ मुस्कुराया। अच्छा, तभी हु कॉन्सर्ट ने समझकर सर हिलाया। जाओ फेंग के दोनों बच्चे तो पूरे महल में मशहूर हो चुके थे कि उन्हें राजा किसी के ऊपर भी तरजीह देता है। जाओ गाओ से लेकर सबसे नीचे तक के नौकर, पैलेस मेड्स और सैनिक सब जानते थे कि इन दोनों छोटों को कभी नाराज नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे एक नियम बन गया, जब ये दोनों बच्चे महल में हों, राजा की सेवा में किसी और की ज़रूरत नहीं। जाओ गाओ का यहाँ होना बिल्कुल ठीक था। अगर कुछ ज़रूरी होता, दूसरे यूनिक्स राजा को बता देते। राजा अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार उन बच्चों पर बरसा रहे हैं जो उसके सेवक के घर में पैदा हुए हैं, ये समझना मुश्किल है। हु कॉन्सर्ट ने कहा, अभी भी हैरान। माताश्री, क्या आप हॉस्टेज प्रिंसिपल नहीं जानती? जाओ गाओ हल्की सी हंसी के साथ बोला। आप कहना चाहती हैं कि वैंग जियन और जाओ फेंग दोनों की सेना राजधानी से बाहर है और ये दोनों पर नज़र रखने का एक जरिया है? हु कॉन्सर्ट ने तुरंत बात समझ ली। बिल्कुल। जाओ गाओ ने प्रसन्न होकर सर हिलाया, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, हिज मैजेस्टी कभी भावों में बहकर फैसले नहीं करते। मैं सालों से उनकी सेवा में हूँ। उन्होंने कभी किसी के लिए इतना दया भाव खुलकर नहीं दिखाया। ये सब बस एक तरीका है। उन 2 बच्चों को पास रखकर चाहे जाओ फेंग कितना भी ताकतवर हो जाए, वो कभी हद से ज़्यादा मन में इच्छाएं पैदा नहीं करेगा। 2 छोटे बच्चों का मुंह बंधन बन जाता है। हु कॉन्सर्ट ने गहरी सांस ली। सही कहा, एहसास भी एक शस्त्र है और महाराज इससे कमाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। माताश्री, हु हाय बीच में बोला, चाहे ये कंट्रोल का जरिया हो, पर एक बात तो पक्की है, जाओ फेंग को राजा की मेहर पूरी तरह प्राप्त है। अब जब वैंग जियन और जाओ फेंग दोनों फुसू से पीठ मोड़ चुके हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ा मौका है। उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। इस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, तख्त। अगर फुसू को कोई मौका ही ना मिले तो उसके रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। राजकुमार, जाओ गाओ ने गंभीर आवाज में कहा, ये एक मौका है जिसे हम वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वैंग जियन और जाओ फेंग जैसे लोगों को धन दौलत, सुंदरियां या रुतबा देकर नहीं खरीदा जा सकता। पर इस वक्त एक दरवाज़ा खुला है और उन्हें अपनी तरफ लाने का तरीका सिर्फ एक है। कैसा वादा? हु हाय तुरंत पूछ बैठा। ऐसा वादा जो उनके खानदानों को सदा सदैव समृद्ध रखे। जाओ गाओ ने साफ साफ जवाब दिया। पर इसकी गारंटी कैसे देंगे? सिर्फ शब्दों से तो बात नहीं बनती। हु कॉन्सर्ट ने चिंता जताई।
वैंग जियन और ज़ाओ फेंग दोनों बहुत होशियार हैं। वो बिना सबूत के हम पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए हमें उन्हें विश्वास दिलाने का तरीका ढूंढना होगा। राजदरबार में चाहे तख्त की लड़ाई फुसू और 18th प्रिंस के बीच दिखे, कौन जाने बाकी राजकुमारों के मन में क्या इच्छाएं छिपी हों। वैंग जियन और ज़ाओ फेंग, इन दोनों को अपनी तरफ करना मतलब दरबार का आधा भाग अपने कब्जे में लेना। हमें किसी भी हालत में उन्हें किसी और के हाथ नहीं पड़ने देना। उनकी बात रसोई घर तक भी पहुंच सकती थी। इतनी गहरी थी, ये बात भी साफ थी कि वैंग जियन और ज़ाओ फेंग दोनों फुसू से पीठ मोड़ चुके हैं और उन्हें किसी दूसरे राजकुमार का साथी बनने से रोकना जरूरी था। लॉर्ड ज़ाओ मेरे बेटे के गुरु हैं, हम आपकी सलाह पर ही चलेंगे। अगर मेरे बेटे के लिए तख्त जीतने के बदले वैंग और ज़ाओ खानदान को सदा सदैव समृद्धि का वादा करना पड़े तो ये भी कबूल है, हु कॉन्सेट ने पूरी निष्ठा से कहा। इसी बीच जब हु हाय और ज़ाओ गाओ वैंग जियन और ज़ाओ फेंग को अपनी तरफ करने की योजना बना रहे थे, फुसू के निवास पर वांग जियन ने आज आखिर आपसे कहा क्या? आपका चेहरा इतना सन्ना हुआ क्यों लग रहा है? मंत्री कुईज्वांग ने चिंता से पूछा। वांगवान ने खीरे से सब पर नजर डाली, फिर गंभीर स्वर में बोला, अब से अगर हमें वांग जियन या झाओ फेंग के खिलाफ कोई भी कमजोरी मिले तो तुरंत उनके विरुद्ध अभियोग लगाना होगा। उनसे हमारी दुश्मनी अब जीने मरने की हो चुकी है। ये सुनते ही सभी मंत्रियों के चेहरे बदल गए। प्रधानमंत्री वांग, क्या बात इतनी दूर तक पहुंच चुकी है? क्या वांग जियन ने खुलेआम आप पर जंग का ऐलान कर दिया? एक छोटे मंत्री ने डर के साथ पूछा। आखिर दरबार में तो फुसू पक्ष का पक्ष ज्यादा मजबूत दिख रहा था। फुसू के पास कोर्ट के कई प्रभावशाली मंत्रियों का साथ था। वांगवान ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। अगर कोई और रास्ता होता तो क्या मैं इतना कठोर फैसला लेता? झाओ फेंग ने अब हमारे खिलाफ दुश्मनी दिखानी शुरू कर दी है, मतलब वो राजकुमार के विरोध में भी खड़ा है। अगर उसे महासेनापति बना दिया गया और उसके हाथ में पूरा सेना का नियंत्रण आ गया तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। इसीलिए मैंने विरोध किया, पर इससे वांग जियन को नाराज करना अवश्य था। मगर आज वांग जियन ने जो कहा, वांगवान की आंखों में असली डर उभर आया। उसके बाद कोई संदेह नहीं बचता। फुसू ने भौएं तिरछी की। कहा क्या उसने? वांगवान ने धीरे से कहा। वांग जियन ने साफ कहा, वो कभी भी राजकुमार को युवराज नहीं बनने देगा। और अगर ऐसा दिन कभी आया, वांगवान की आवाज गहरी हो गई, तो वो बिना झिझक झाओ फेंग के साथ मिलकर सैन्य संघर्ष शुरू कर देगा। ये बोलते ही पूरे क्षेत्र का माहौल जम सा गया। फुसू के सभी समर्थकों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। धिक्कार है, वांग जियन की ये हिम्मत कैसे हुई? ये तो सीधा सीधा सैनिक विद्रोह की धमकी है। ये बात तुरंत महाराज को बतानी चाहिए। चुनियू युवैक गुस्से से आगे बढ़ा। बतानी चाहिए? वांगवान ठंडी हंसी हंसी। क्या तुम्हें लगता है वांग जियन बेवकूफ़ है? अगर हम ये बात महाराज को बताएंगे तो क्या वो हमारी बात पर विश्वास करेंगे? जो लफ्ज़ आज वांग जियन ने कहा शायद मुझे धमकाने के लिए थे, पर अगर वो दिन सच में आया तो हो सकता है कि वो और झाओ फेंग सच में सेना चला दें। इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कुईज्वांग ने गंभीरता से कहा। तो फिर हम बचेंगे कैसे? झाओ फेंग और वांग जियन दोनों को महाराज की बेहद मेहर प्राप्त है। जब तक वो विद्रोह नहीं करते, महाराज उनका एक बाल तक नहीं छू सकते। वांगवान की आवाज़ गंभीर और सोची समझी थी। तो प्रधानमंत्री कहता क्या है? कुईज्वांग ने पूछा। वांगवान ने हाथ मेज पर रखा और धीरे धीरे बोला, हमें कोई पक्का सबूत चाहिए। वांग जियन या झाओ फेंग की कोई भी कानून तोड़ हरकत मिलती है तो उनके खिलाफ सारी सजाएं जोड़कर एक ही वार में उन्हें नीचा गिरा देंगे। उसके अलावा हमें सेना पर कब्जा जमाना होगा। सिएनयांग और आसपास की सेना तैनाती युवराज के भविष्य के लिए हमें उन पर अपना नियंत्रण जमाना ही होगा। वहां बैठे सभी लोग फुसू के सबसे विश्वस्त पात्र समर्थक थे। प्रधानमंत्री, एक मंत्री बोला, हमने सालों से कोशिश की है। सिएनयांग इंपीरियल गार्ड्स हो या शहरी सेना, हमने अपने लोग डाले हैं।
पर मुख्य युद्ध कैंप्स में हमें अब तक सफलता नहीं मिल सकी। सिर्फ कभी कभार भर्ती में अपने लोग घुसा पाते हैं। मेन बैटल कैंप्स में प्रमोशंस सिर्फ और सिर्फ युद्ध करनामे से मिलती हैं। इसलिए अपने लोग घुसाना लगभग नामुमकिन है, कुईज वांग ने गंभीर चेहरे से कहा। इसलिए आगे चलकर हमें जियानयांग इंपीरियल गार्ड्स और आसपास के गैरिसन पर ही ध्यान देना होगा। जब तक जियानयांग की सेना हमारे नियंत्रण में होगी और वांगजेन और जाओफेंग यहीं रहे, हमें किसी चीज का डर नहीं। आखिर उन पर अधिकार राजधानी के बाहर की सेना पर है। अगर कभी वो दिन आ भी गया तो जियानयांग की सेना पर अधिकार होने का मतलब है हम उन्हें तुरंत दबा सकते हैं। चाहे हम वांगजेन या जाओफेंग को तुरंत पकड़ ना पाएं, उनके परिवार हमारी गिरफ्त में होंगे। तब उनके पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। वांगवान की ठंडी मुस्कान में साफ खतरनाक इरादे चमक रहे थे। सब ध्यान से सुन लो, हमें एक बार निर्णय कर लिया कि राजकुमार का साथ देना है तो अब कोई भी डगमगाहट बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी पीछे हटेगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वांगवान की आंखों का सर्दी भरा तेवर देखकर सबकी रूह कांप गई। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि अब पीछे हटना मौत जैसा था। शानयांग इंपीरियल गार्ड्स, वांगजेन का भवन। विशाल सभागार के मध्य आसना पर बैठकर वांगजेन आराम से जियू सेन लो की लाजवाब शराब चख रहे थे। चेहरे पर सुकून। पिताजी। इस समय वांगबेन अंदर आया, नम्रता से प्रणाम करते हुए। बैठ जाओ, वांगजेन मुस्कुराकर बोले। लेकिन वांगबेन के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थीं। क्या बात है, किसने तुम्हारा मुंह लटका दिया? हाँ? वांगजेन ने हल्का सा मजाक किया। पिताजी, आपको जरा भी चिंता नहीं हो रही? आज दरबार में आपने वांगवान से सीधा टकराव ले लिया। इसका मतलब है कि आपने राजकुमार से भी रिश्ता तोड़ दिया। अगर राजकुमार वाकई सिंहासन पर बैठ गया, हमारी वांग खानदान का अंजाम बहुत बुरा होगा। वांगबेन ने घबराहट भरे स्वर में कहा। आज की सभा में वांगजेन ने ऐसा रूप दिखाया था जो उनके सामान्य स्वभाव जैसा बिल्कुल नहीं था। न कोई सावधानी, न कोई मारताल, बिल्कुल उल्टा, साफ साफ टकराव। अगर वांगजेन अपनी चिकनी चाकोरी सोच से दूर दिखे तो वांगबेन को लगता उनकी आत्मा किसी ने बदल दी है। वांगजेन ने हल्की सी हंसी छोड़ी। आज की सभा ताज जिंदगी का सबसे सुखदायक क्षण था। वो बुढ़े लोमड़ी वांगवान बार बार उंगली करता रहा। मिट्टी का पुतला भी कभी न कभी टूट ही जाता है। ये सोचता है कि मैं और जाओफेंग उसके आगे दब जाएंगे। जब वो इतना तैयार है हम पर हमला करने के लिए, तो फिर मैं भी उसके साथ शिष्टाचार का नाटक क्यों करूं? वांगजेन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। पर पिताजी, राजकुमार का क्या? ये आपके हित सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहा है। वांगबेन ऑलमोस्ट बेचैन हो गए। वांगजेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक अजीब सी शांति भरी मुस्कान दी। बेनर, जमाना बदल चुका है। कैसे? वांगबेन की आंखें फट गईं। क्योंकि जाओ। वांगजेन अपनी बात आधी बोलकर रुक गए। उनके चेहरे पर एक छाया सी उभरी। उन्हें याद आया जियानयांग पैलेस में बुजुर्ग होती जा रही नजरें, कानों में पहुंच रही कनफुसियां और आने वाले समय की अनिश्चितता। वांगजेन तुरंत चुप हो गए। पिताजी, वांगबेन ने भौएं चढ़ाकर पूछा, आप अपने बेटे से भी बात छुपा रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका ही बेटा हूं। वांगजेन ने धीरे से उठकर सभागार के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, दरवाजे बंद किए और बहुत ही गंभीर चेहरे से बोला, बेनर, तुम मुझे कसम खाओ कि जो मैं कहने वाला हूं उसे तुम जिंदगी भर किसी से नहीं कहोगे। चैप्टर 218। तुम्हारा जीजाजी क्राउन प्रिंस है, कुछ तो कर उसके लिए।
वांग जैन के चेहरे की गंभीरता देखकर वांग बेन कैसे ना समझ जाता। वो तुरंत सर हिलाकर बोला, फादर, मैं बिल्कुल मुंह नहीं खोलूंगा। तुम मेरे बेटे हो, अगर कोई और होता तो मैं ये बात कभी नहीं कहता, वांग जैन ने गहरी आवाज में कहा। पर कोर्ट की अभी की हालत देखकर तुम्हारे जीजाजी के लिए हमारी वांग फैमिली को कुछ तो करना ही पड़ेगा। जीजाजी के लिए कुछ करें? वांग बेन बिल्कुल ही उलझा हुआ दिख रहा था। तुम्हारे जीजाजी राजा के बेटे हैं, वांग जैन ने धीरे से कहा। ये सुनते ही वांग बेन का चेहरा अजीब सा हो गया। वो धीरे से उठकर अपने बाप को इस तरह देखने लगा जैसे उनका दिमाग घूम गया हो। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोला, फादर, आप सीरियसली कह रहे हो? वांग जैन ने हाथ हिलाकर कहा, अगर मैं मजाक कर रहा होता, क्या इतने बड़े राज पर मजाक करता? ये तो नामुमकिन है। वांग बेन अभी भी शौक में था। मेरे जीजाजी कैसे हिज मैजेस्टी के बेटे हो सकते हैं? उस नौजवान लड़की को याद है जब हिज मैजेस्टी जाओ से लौट रहे थे तब उनके साथ थी? हिस, वांग बेन ने तेज सांस ली। पर वो तो मर गई थी ना, पैलेस के उस कत्लेआम में, वांग बेन ने धीमी आवाज में कहा। वांग जैन की आवाज सुनी। मैं तुम्हें पूरी यकीन के साथ बता रहा हूँ, वो औरत नहीं मरी थी और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, जाओ फेंग और उसकी बहन। वो दोनों हिज मैजेस्टी के खून का रिश्ता है। ये, वांग बेन बिल्कुल ही हिला हुआ था। फादर, मैं आप पर शक नहीं कर रहा, पर ये इतनी बड़ी बात है, आपको कैसे पता? वांग जैन ने हल्का सा मुस्कुराकर महल की तरफ इशारा किया। राजा ने खुद बताया। हिज मैजेस्टी ने? तो फिर ये सब सच है? मेरे जीजाजी क्राउन प्रिंस के दर्जे का? वो तो हेयर भी बन सकते हैं। सीधा साधा वांग बेन तो खुशी से लगभग उछल ही पड़ा। सिर्फ चांस नहीं, वांग जैन ने धीरे से कहा, राजा की जिस तरह की मोहब्बत तुम्हारे जीजाजी के लिए है, वो उन्हें ही अगला वारिस बनाना चाहते हैं। जब हिज मैजेस्टी ने मुझे ये सब बताया था, मैं भी कुछ देर तक होश में नहीं था। वांग जैन को अभी भी याद आया कैसे वो ज़ांगटाई पैलेस से बिल्कुल हड़बड़ाए हुए निकले थे। वो दिन मुझे याद है जब मेरे जीजाजी को नोबेल टाइटल मिला था। वांग वान ने वाहियात सा मेमोरियल डाला था कि हम वांग फैमिली और मेरे जीजाजी के पास ज़्यादा मिलिट्री पावर है। उसी दिन आपको बुलाया गया था। जब आप बाहर आए, आपका चेहरा बिल्कुल अजीब सा था। तो वजह ये थी, वांग जैन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज कोर्ट में मैंने वांग वान से खुलेआम रिश्ता तोड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हद पार कर रहा था। अगर और बर्दाश्त करता, वो हमारी फैमिली को कमज़ोर समझ बैठता। और सबसे ज़रूरी बात, आज के बाद कोर्ट में जो लोग अभी तक न्यूट्रल थे, वो भी समझ जाएंगे मैं किस तरफ हूँ। फुसू पर भी इसका असर पड़ेगा। ये कुछ दिनों में मैं समझ गया हूँ। राजा ने मुझे जाओ फेंग की पहचान इसलिए बताई ताकि मुझे तसल्ली नहीं मिले, बल्कि इसलिए कि हम उसके लोग बन सकें। जाओ फेंग को अपनी असली पहचान का ज़रा सा भी एहसास नहीं। राजा चाहते हैं उसके लिए रास्ता साफ हो। यूनिफाइड किन बनने तक उनकी आइडेंटिटी राज ही रहेगी। पर जिस दिन ये राज खुलेगा, कोर्ट में, सरकार में, सेना में, हर जगह जाओ फेंग के अपने लोग तैयार होने चाहिए। ये सब देखते हुए वांगजियन ने धीरे से कहा, मेरा इरादा ये है कि मैं अभी से जाओफेंग के लिए कुछ लोग चुनना शुरू कर दूं, ऐसे लोग जो फ्यूचर में उसकी मदद कर सकें। वो कुर्सी जिसका हक उसका है, उस तक पहुंचने के लिए उसका अपना एक फैक्शन होना जरूरी है। फादर, वांगबेन मुस्कुराया, आप मेरे जीजाली को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चाहे उन्हें अपनी असली पहचान का पता ना हो, चाहे उनके कोर्ट में कम दोस्त हों, पर उनका एक ही सच्चा दोस्त हनफई आज 9 मिनिस्टर्स में से एक है। बहुत बड़ा पद है। फिर लीसी, वो हमेशा से फूसू और वांगवान के फैक्शन के खिलाफ रहा है, और उसका बेटा लियू तो पहले से ही मेरे जीजा जी के अंडर सर्व करता है। कल को अगर उनकी असली आइडेंटिटी सामने आ गई, लीसी तो सबसे पहले उनकी तरफ आ जाएगा। 9 मिनिस्टर्स में से 2 तो उनकी तरफ पहले से ही हैं। फिर शाफू लिंग्याओ, गोस्ट वैली स्कूल का डिसाइपल, जबरदस्त दिमाग वाला। चिन आते ही उसने किसी से दोस्ती नहीं की, किसी फैक्शन में नहीं गया,
पर मेरे जीजा जी के साथ उसका रवैया बिल्कुल अलग है, कोर्ट में भी दिख जाता है। फंकुजी और फंगजिए को फिलहाल साइड पे रखते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रगल में वो दोनों उतना इन्वॉल्व नहीं होते। और मेंग फैमिली, देव ऑलरेडी चोजन फूसूस साइड। सीधा साधा दिखता वांगबेन बावजूद सबके अपनी तीखी सोच दिखाते हुए एक पल में पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन समझ गया। वांगजियन ने सर हिलाकर तारीफ की। जब दिमाग लगाते हो काफी तेज हो। फादर, वांगबेन ने गंभीर होकर कहा, कोर्ट पॉलिटिक्स जितना भी शोर में जाले, आखिर में क्राउन प्रिंस का फैसला तो हिज मैजेस्टी का होता है। चाहे मिनिस्टर्स जितनी भी ऑपोजिशन कर लें, जब पूरी दुनिया एक हो जाएगी तब राजा की मर्जी तलवार के जोर से सब पर हावी हो जाएगी। तो वांगबेन रुककर बोला, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या हिज मैजेस्टी वाकई मेरे जीजा जी को क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं या बस ऐसे ही कह दिया। वांगजियन हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस दिन जब मैंने राजा से बात की, उनकी उम्मीदें ज़ाओफैंग से किसी और राजकुमार से कहीं ज्यादा थीं। चिन का फ्यूचर रूलर बेवकूफ़ या कमज़ोर नहीं हो सकता। राजा के सभी बेटों में कौन ज़ाओफैंग से ज्यादा पावरफुल है? सच बताओ, इससे ज्यादा ताकतवर पूरे देश में कौन हो सकता है? वांगबेन चुप हो गया। कुछ पल बाद धीरे से बोला, तो क्या हमें ये बात मेरी बहन को बता देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, वांगजियन ने तुरंत मना किया। हिज मैजेस्टी ने कहा है, दुनिया एक हो जाए फिर वो ज़ाओफैंग को एक बड़ा सरप्राइज देंगे, उसकी माँ के लिए भी। अगर यान को बताया तो वो जरूर ज़ाओफैंग को बता देगी। अगर इससे राजा की प्लानिंग खराब हुई तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम किसी और प्रिंस की तरफ अंधे होकर ना जा बैठो। हमारी वांग फैमिली को एक अनोखा मौका मिला है, उसे बर्बाद मत करना। वांगबेन थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ। फादर, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, कभी फैक्शंस में नहीं पड़ा। आप बेकार टेंशन ले रहे हैं। बस अब चुप रहो, वांगियन ने कहा। आज मैं कोर्ट में वांगवान से खुलेआम टकरा गया हूं। उसकी फितरत को जानता हूं, अब वो हमारे खिलाफ जरूर चलने लग जाएगा। ब्लूफील्ड्स गैरिसन अभी लड़ाई में नहीं है, तुम उस पर नजर रखना। राजधानी के गैरिसन और आसपास के सेनाध्यक्ष जिनके वांगवान से रिश्ते हों, उन सब पर पूरी नजर रखना। ये बोला जाता है वांगवान कागज पर युद्ध करता है, वांगजियन ने असली मैदान में अनेक जंग जीती हैं। वो दुश्मन के अगले कदम पहले से समझ सकता था। और सबसे बड़ा सहारा, राजा की मर्जी। रॉयल अथॉरिटी को कोई हिला नहीं सकता। चिंता मत करो फादर, वांगबेन स्नीयर करता हुआ बोला। वांगवान और चुनियू युए जैसे चालाक लोमड़ियों का अंजाम मैं देख लूंगा। यान किंगडम, युयांग कमांड्री। शहर के दरवाजे के पास 2 लाख से ज्यादा चिन सेना सफ बनाए खड़ी थी। लगता था बस एक हुक्म की देर है और वो युयांग पर टूट पड़ेंगे। अभी सेना ने अटैक शुरू भी नहीं किया, पर उनके दबदबे से ही पूरा शहर कांप रहा था। जनरल, सब कुछ तैयार है। तूसुई अपने घोड़े पर आगे बढ़कर ज़ाओफैंग के रथ के नीचे खड़ा होकर बोला। तीरों पर यान का निशान लगा दिया? एक भी तीर बिना निशान के नहीं है। अच्छा, ज़ाओफैंग की आवाज़ सर्दी में भी कांप तकला देगी। आज तीरों की बारिश करो, कल उन्हें दबाकर हमला करेंगे। जी मेरे लॉर्ड। धूम धूम धूम, युद्धनाद के नगाड़ों की आवाज़ पूरे मैदान में गूंज उठी। हजारों चिन के एलीट आर्चर्स आगे बढ़ गए। युयांग की दीवारों पर किंग चिन का चेहरा पीला पड़ गया। चिन सेना अभी आई भी नहीं और सीधा अटैक की तैयारी। ज़ाओफैंग, क्या मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा? सामने काला सागर बनी चिन सेना को देखते ही उसके दिल में ठंडक सी उतर गई। पूरी दुनिया में ज़ाओफैंग का नाम कथाओं की तरह घूम रहा था। चिन के दुश्मन देशों के लिए ज़ाओफैंग एक सपने का भूत बन चुका था। जब से उसने सेना संभाली थी, एक भी हार उसके नाम पर नहीं लिखी गई थी। लियन पो, पांग नुआन, वेई वूजी जैसे महान सेनापति सब उसकी तलवार के नीचे आ चुके थे। उन लोगों से अपनी औकात कंपेयर करके चिन चिन का दिल पहले ही भारी हो चुका था।
जंग शुरू होने से पहले ही उसके दिल में डर का बीज उग चुका था। युयांग सिटी वॉल्स, अनईज बिफोर द स्टॉर्म। जनरल, इंटेलिजेंस आ गया है। चीन ने सिर्फ वुआन गैरिसन डिप्लॉय किया है, उनके बाकी गैरिसन से कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आई। अगर हम डिफेंस पर ध्यान दें तो हम कुछ दिनों तक टिक सकते हैं, ले चेंग ने रिपोर्ट किया। ले चेंग भी सुप्रीम कमांडर था, पर यान का राजा कभी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। आखिर उसका इतिहास समर्पण से भरा था। हमारे पास युयांग के अंदर 3 लाख सेना है, चीन की भी लगभग उतनी ही। जीसीटी से रीइंफोर्समेंट कब तक आ सकती है? चिन ने पूछा। कम से कम आधा महीना, ले चेंग ने तुरंत जवाब दिया। आधा महीना? युयांग इतना वक्त झेल पाएगा? चिन ने थकी हुई सांस छोड़ी। तभी, जनरल, चीन सेना तीरंदाजी की तैयारी कर रही है। वॉच टावर से चीख उठी। जैसे सोचा था, चीन हर सीज युद्ध की शुरुआत तीरों की आंधी से ही करता है। सबको ऑर्डर दो, डिफेंस पोजीशंस पकड़ो। चिन गरजा। चीन के तीरों का जवाब सिर्फ ढाल और दीवारों का पीछा पकड़ना ही होता है। जब आसमान पूरा तीरों से भर जाए, तब कोई बचाव का तरीका नहीं बचता। मारो! ज़ाओ फेंग ने अपनी तलवार उठाकर युयांग की तरफ इशारा किया। हवा, 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 तेज हवा! चीन की लगभग 3 लाख सेना एक साथ गरजी, दुनिया हिला देने वाली आवाज। अगला पल, चीन के आर्चर्स आगे बढ़े, धनुष ताने, सांस रुक गई, और फिर तीरों का तूफान रथ के पहिए की तरह घूमता हुआ आसमान से टूट पड़ा। बारिश जैसी तीरों की बारिश, मगर ये बारिश जिंदगी नहीं, मौत लाती थी। जो यान के सैनिक जिंदा बच गए, उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। अरे देखो, तीरों पर कपड़े बंधे हुए हैं। कपड़ों पर लिखा हुआ है। पढ़ो जल्दी, क्या लिखा है? कह रहे हैं कि चीन ने हमारा अटैक नहीं किया, हमारे राजा ने उनके राजा को मारने के लिए सुपारी भेजी थी, इसलिए चीन का जंग युद्ध सही है। क्या ये सच हो सकता है? हम गलत थे तो फिर की और चू मदद नहीं करेंगे? यान कैसे टिक पाएगा चीन के सामने? कपड़े के टुकड़ों पर लिखे हुए अल्फाज तीरों से ज्यादा गहरा जख्म मार रहे थे। सिटी वॉल्स, मोराल कोलैप्सिंग। जनरल, एक सेनापति खून लथपथ कपड़ा लेकर आया। चीन मानसिक युद्ध कर रहा है। चिन ने कपड़ा लिया। लिखा था, यान धोखेबाज है, उन्होंने हमारे राजा को मारने की कोशिश की। चीन के योद्धा बदला लेने आए हैं। समर्पण करो, बच जाओगे, विरोध किया, मरोगे। ज़ाओ फेंग! चिन ने घुटी हुई सांस ली। कितना चालाक आदमी है, सीधा मेरे सेना की हिम्मत को निशाना बनाया। जनरल, क्या करें? मोराल टूट रहा है, अगर अभी अटैक हुआ तो हम रुक नहीं पाएंगे। चिन ने तुरंत हुक्म दिया। सबको बता दो, कोई भी तीर या कपड़ा मिले उसे पढ़े बिने तुरंत स्क्वाड लीडर को दे दे। बाद में सबको जला दिया जाए। जो इन मैसेजेस को फैलाता हुआ पकड़ा गया, उसी वक्त फांसी। समझे? जी जनरल। ले चेंग ने धीरे से कहा। संदेश पहुंच चुका है, ये एक टेम्पररी हल है, पर अगर हमने इसे रोकना छोड़ा तो हालत और बिगड़ जाएगी। रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार ही अब एकलौता रास्ता है। चिन ने मन ही मन सोचा। बस दुआ है कि आधा महीना गुजर जाए। ले चेंग चुप हो गया। थोड़ी देर बाद चिन ने उसकी तरफ घूर कर पूछा, जनरल ले चेंग, क्या तुम वास्तव में अपनी जान यान के लिए देने को तैयार हो? ले चेंग चौंक गया। जनरल चिन, आपका क्या मतलब है? जब ज़ाओ ने पिछली बार यान पर हमला किया था, तुमने उनके सामने सर झुका दिया था। युयांग आने से पहले राजा ने तुम पर विश्वास नहीं किया। मैं भी शक करता हूँ, चिन ने ठंडी आवाज में कहा। निश्चिंत रहो जनरल किंग, मैं ले चेंग यान के लिए जान देने को तैयार हूँ। ले चेंग ने तुरंत अपनी वफादारी जताई। ये सुनकर किंग किन के होठों पर एक हल्का सा तिरस्कार भरा मुस्कुराहट उभरी। जरूर जनरल ले, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन यान की सुरक्षा के लिए मैं तुमसे तुम्हारा सेना अधिकार छोड़ने की मांग करता हूँ। तुम्हारे अधिकार में जो 10,000 सेना है,
अब वो मेरे अधीन होगी। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, आसपास खड़े किंग किन के पहरेदारों की नज़र एकदम तेज हो गई, तीर की तरह। वहीं ले चेंग के साथ आए हुए सैनिकों की सांसें भी तेज हो गईं। लग रहा था बस एक चिंगारी पड़ते ही यान की सबसे बड़ी दो सेनाएं आपस में टकरा जाएंगी। मगर हालात देखते हुए ले चेंग ने आखिरकार पीछे हटना ही ठीक समझा। जब राजा ने आपको जिम्मेदारी दी है जनरल किंग, तो मैं आदेश का पालन करूंगा। इस पर किंग किन के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट चमक उठी। जब हम किन सेना को हरा देंगे जनरल ले, तो मैं तुम्हें उचित इनाम दिलवाऊंगा। एक राजनीतिक टकराव खत्म हुआ। किंग किन ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। ले चेंग के मन में कड़वाहट फूट पड़ी। यान का राजा, आज तक तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। जब जाओ की सेना ने हमला किया था, हमारे पास राशन नहीं था, ना ही कोई मदद पहुंची। अगर मैं उस दिन सरेंडर ना करता तो मेरे 10,000 सिपाही बिल्कुल मार दिए जाते। मैंने यान की सबसे एलीट सेना को बचाया और बदले में मुझे धोखेबाज का तमगा मिला। उसके होंठ भिंज गए। जनरल ले, किंग किन ने उनकी उदासी काट दी। आप अब अपने निवास लौट जाइए। युयांग की रक्षा की चिंता मत कीजिए। हकीकत ये थी, किंग किन उन्हें घर में ही बंद करने का इरादा रखता था और ले चेंग के पास इसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। उसी रात किन का शिविर। जाओ फिंग कमांड टेंट के मुख्य आसन पर बैठा था। उसके सामने 3 प्रमुख सेनापति मौजूद थे। कल हम वुआन कैंप के परंपरागत सीज टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। कैटपुल्स और आर्चर्स कवर देंगे। 50,000 वैनगार्ड सीधा दीवारों पर चढ़ाई करेगा। उसके बाद कैवलरी प्रवेश करेगी। मैं खुद वैनगार्ड की अगुवाई करूंगा। जाओ फेंग की आवाज़ बिल्कुल स्थिर थी। तू सुई और जांग हान ने बिना झिझक सिर झुकाया। सिर्फ ली यू थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। वो अभी तक जाओ फेंग की असली ताकत और वुआन कैंप की असली रणनीति से पूरी तरह परिचित नहीं था। लेकिन जाओ फेंग की आंखों में एक अलग ही चमक थी। आज रात हमारे पास एक और मौका भी हो सकता है। बताओ ले चेंग के बारे में क्या जानते हो? ली यू ने तुरंत हाथ जोड़कर जवाब दिया। जनरल, मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। बोलो, जाओ फेंग ने संकेत दिया। ये आदमी कभी यान का सर्वश्रेष्ठ सेनापति था, किंग किन से भी ऊपर। लेकिन जब जाओ की सेना ने हमला किया, लियान पो ने उसकी 10,000 सेना को घेर लिया। न राशन न कोई मदद पहुंची, जंग का कोई फायदा नहीं था। इसलिए उसने अपने लोगों की जान बचाने के लिए सरेंडर किया। और तब से ले चेंग को धोखेबाज, धरती का सबसे बड़ा क्षत्रिय गद्दार माना जाता है। जाओ फेंग ने धीरे से सिर हिलाया। तभी जांग मिंग टेंट के अंदर झटपट दौड़ता हुआ आया। जनरल, युयांग के अंदर से गुप्त सूचना आ गई है। जाओ फेंग ने मुद्रा खोली, पढ़ा और फिर मुस्कुरा दिया। जैसे मैं सोच रहा था, किंग किन ने ले चेंग का अधिकार छीन लिया। हो सकता है ले चेंग युयांग तोड़ने की चाबी बन जाए। जांग हांग चौंक गया। जनरल, अब तो ले चेंग के पास कोई शक्ति नहीं, वो हमारी मदद कैसे करेगा? जाओ फेंग ने धीरे से हंसी छोड़ी। मैं नहीं मानता कि उसके पास कोई प्रभाव नहीं बचा। फिर उसने जांग मिंग की तरफ देखा। शहर के अंदर हमारे गुप्त जासूस भेजो। ले चेंग को अपनी तरफ मिला लो। उससे कहना, पद, धन, जो मांगे दे दो। जी जनरल। जांग मिंग तुरंत निकल गया। ली यू अभी भी असंतुष्ट लग रहा था। जनरल, मुझे नहीं लगता ले चेंग पर भरोसा किया जा सकता है। जाओ फेंग हल्की सी हंसी के साथ बोला। मैंने कब कहा कि मैं उस पर भरोसा करता हूँ? ली यू चौंक गया। फिर हम उसे मिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जाओ फेंग के बोलने से पहले ही जांग हान और तू सुई दोनों समझ गए। आपका ये उपाय लाजवाब है जनरल। दोनों ने झुककर प्रणाम किया। ली यू ने कुछ पल सोचा, फिर उसके चेहरे पर भी प्रभावित सी अभिव्यक्ति आ गई। संपूर्ण चतुरता का प्रदर्शन जनरल। Chapter 219 Zhao Feng For Great Qin Follow Me to Battle। युयांग सिटी के अंदर लचेंग की रेजिडेंस में बाहर कई यंग सोल्जर्स तैनात थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किन किंग किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि लचेंग दोबारा कोई गद्दारी करे।
अंदर लचेंग के कुछ 100 पर्सनल गार्ड्स तैयार खड़े थे, हर एक चेहरे पर सख्त चौकसी। हालांकि वो ग्रैंड जनरल था, लेकिन उसके अधिकार ग्रेट किन के ग्रैंड जनरल के मुकाबले बहुत कम थे। अक्सर राज्यों में ग्रैंड जनरल को 500 से ज़्यादा पर्सनल गार्ड्स रखने की इजाज़त ही नहीं होती। लचेंग हॉल में अकेले बैठा शराब पी रहा था। अचानक, कौन है वहाँ? बाहर से गार्ड्स की घबराहट भरी चीख सुनाई दी। अगले ही पल तलवारों की टकराहट और लड़ाई की आवाज़ें गूंज उठी। बैंग! हॉल का दरवाज़ा जोर से टूटकर खुला और कई गार्ड्स अंदर उछलकर गिरे। एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी बिजली की तरह हॉल में घुसा, सीधा लचेंग के सामने रुक गया। तुम कौन हो? लचेंग तुरंत तलवार की मूठ पकड़कर खड़ा हो गया। किन। अनजान ने सिर्फ एक शब्द कहा। लचेंग का चेहरा तुरंत संकुच गया। किन का आदमी, वो भी मेरी ही सिटी में छुपा हुआ? मेरी हवेली में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? मौत से डरते नहीं हो क्या? उसकी आवाज़ ठंडी और खतरनाक हो गई। बाहर गार्ड्स घेर कर खड़े थे, बिल्कुल भूखे भेड़ियों जैसे। मैं सुप्रीम जनरल झाओ फेंग का आदमी हूँ और आपको जीने का एक मौका देने आया हूँ। मास्क्ड आदमी यानी यिंगबू शांत आवाज में बोला। सर से पैर तक काले कपड़े, सिर्फ आंखें दिख रही थीं। झाओ फेंग का नाम सुनते ही लचेंग की आंखों में एक चमक आई। वो हाथ उठाता है, गार्ड तुरंत हॉल से बाहर निकल जाते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। झाओ फेंग क्या चाहता है? सीधी बात करो, लचेंग ने गहरी आवाज में कहा। यन का राजा आप पर भरोसा नहीं करता और किन किंग ने आपको हाउस अरेस्ट में डाल दिया है। यन ग्रेट किन के सामने बिल्कुल बेकार हो चुका है। जब राजा आप पर यह भी भरोसा नहीं करता तो फिर किसके लिए लड़ रहे हैं आप? ये सही मौका है। अगर आप हमारी सेना को सिटी में घुसने में मदद करते हैं तो सुप्रीम जनरल झाओ फेंग आपको बड़ी से बड़ी पदवी और धन देकर नवाजेंगे। यिंगबू की आवाज़ बिल्कुल ठीक जैसे किसी फैसले का फरमान सुना रहा हो। पर मेरा तो कमांड ही छीन लिया गया है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम यहाँ से चले जाओ। मैं मानता हूं कि तुम कभी आए ही नहीं, लचेंग ने सख्त आवाज में कहा। जनरल ले, यिंगबू ने फिर कहा। सुप्रीम जनरल झाओ फेंग ने कहा है कि अगर आप समर्पण करते हो तो आपको लाजवाब सम्मान मिलेगा। लेकिन यन का राजा, क्या वो इस जंग के बाद आपको कुछ देगा? अगर किन सिटी तोड़ दे तो सबसे पहले जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा वो आप ही होंगे। लचेंग चुप हो गया। काफी लंबे समय बाद, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? क्या अगर मैं किन की मदद करूं तो क्या युद्ध के बाद झाओ फेंग मुझे मरवा नहीं देगा? जब काम हो जाएगा तो मैं बेकार हो जाऊंगा? लचेंग ने नकली संकोच दिखाया। ग्रेट किन ऐसी धोखेबाजी नहीं करता, यिंगबू की आवाज में वजन था। थोड़ी देर तक लचेंग ने आंखें बंद रखकर सोचा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं मदद करूंगा। कल हमारी सेना अटैक करेगी? यिंगबू ने तुरंत पूछा। आप क्या करेंगे? हमारे सिपाही कैसे पहचानेंगे कि कौन आपका दल है? कमांड छीना गया है, पर मेरे विश्वासपात्र अधिकारियों के अधिकार अभी तक नहीं लिए गए हैं। मेरे पास अभी भी 40 से 50 हज़ार सिपाही हैं, सब ईस्टर्न गेट पर हैं। मैं उन्हें कहूंगा कि हाथ पर काला कपड़ा बांध लें, बस झाओ फेंग को अपनी सेना ईस्टर्न गेट से भेजनी है। यिंगबू ने थोड़ा भौं चढ़ाया। लेकिन आप डायरेक्टली वेस्टर्न गेट पर हमला क्यों नहीं करते? लचेंग की आंखों में एक ठंडी चमक आई। मेरे आदमी चाहे जितने भी हों, ये जंग का पलड़ा नहीं बदल सकते, लेकिन अगर किन की सेना सिटी के अंदर आ जाए, तब हम दोनों मिलकर पिंसर अटैक करेंगे। यिंगबू ने सर हिला दिया। समझ गया, मैं तुरंत ये खबर झाओ फेंग तक पहुंचाता हूं। उससे कहना, यन का राजा मुझ पर शक कर रहा है। किन किंग ने मुझे निगरानी में रखा है। मुझे सबसे ज्यादा बेइज्जती अपने ही लोगों से मिली है। कल जब किन हमला करेगा, ईस्टर्न गेट खुला मिलेगा। यिंगबू की आंखों में खुशी चमक उठी। जंग जीतने के बाद झाओ फेंग खुद आकर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। वो नमस्कार करके पलट गया। लचेंग उसे बाहर तक छोड़ने आया। बाहर गार्ड्स अभी भी यिंगबू को शक से देख रहे थे, पर लचेंग की शांत सूरत देखकर किसी ने कुछ नहीं कहा। जनरल ले, कल मिलते हैं, यिंगबू ने मुस्कुराकर कहा। फिर एक हुक फेंका, छत पर फेंका और एक पल में दीवार पर चढ़कर रात में गायब हो गया। उसके जाते ही एक गार्ड ने पूछा, जनरल, क्या हम वाकई किन के साथ मिल रहे हैं? कौन कहता है? लचेंग ने हंसी दबाते हुए कहा। झाओ के सामने झुकना तो बस एक तरीका था।
अपने 10,000 सिपाहियों को बेकार मौत से बचाने का तरीका। पर यन अब तबाही के करीब है। राजा मुझ पर शक करता है, पर देश से गद्दारी, वो कभी नहीं। चलो, हमें किन किंग से मिलना होगा। उसके चेहरे पर एक मजबूत अटल फैसले का प्रकाश था। किन किंग के रेजिडेंस पर। लेचेंग की बात सुनते ही किन किंग की आंखों में गहरा सम्मान चमका और साथ ही थोड़ी शर्मिंदगी भी। वो खड़े होकर गहरी झुकावट से बो किया, जनरल ले, कृपया मेरा सम्मान स्वीकार करे। लेचेंग हैरान हो गया, जनरल किन, आप झुकते क्यों हैं? लेचेंग तुरंत आगे बढ़कर किन क्विंग को उठाने लगा। पहले मैंने आप पर शक किया था, लेकिन आज आपने मेरा पूरा सम्मान जीत लिया। ये मौका सोने का नहीं, किन को भारी नुकसान पहुंचाने का मौका है। आप आसानी से कोई और रास्ता चुनते, पर आपने अपनी जान जोखिम में डालकर यान के लिए खड़े रहने का फैसला किया। ऐसी वफादारी देखकर दिल झुक जाता है, किन क्विंग ने दिल से कहा। लेचेंग की आवाज ठोस और अटल थी। जब मैंने जाओ के सामने सिर झुकाया, दुनिया ने मुझे गद्दार कहा, पर इस बार मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरा दिल अब भी यान के साथ है, आखिरी सांस तक। किन क्विंग ने गहरी सांस लेकर सर हिलाया। अब वो लेचेंग पर पूरा भरोसा कर चुका था। ईस्टर्न गेट खोलकर उन्हें अंदर आने दो। जनरल ले, फिर आप उनका रास्ता बंद करना। हम उन्हें शहर के अंदर ही पीस कर रख देंगे। जाओ फेंग को लोग किन का युद्ध देवता कहते हैं। एक भी युद्ध नहीं हारा, पर इस बार युयांग में वो हारेगा। किन क्विंग की आंखों में जुनून चमक रहा था। आखिर पहली बार उसे लगा कि किन को पीछे ढकेला जा सकता है, और सबसे जरूरी, जाओ फेंग को हराना। ये सिर्फ शक्ति का सवाल नहीं था। युद्ध के मैदान में प्रतिष्ठा, नाम, इतिहास, ये सब उतने ही मायने रखते थे। जाओ फेंग कभी नहीं हारा। अगर वो उसे यहाँ तोड़ दे तो किन क्विंग का नाम लियनपो, लीमू जैसे महान योद्धाओं से भी ऊपर लिखा जाएगा। किन क्विंग के चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी चमक आ गई। टीन आर्मी कैंप। रात काफी बीत चुकी थी। जाओ फेंग और उसके जनरल्स अब भी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे। ग्रेट जनरल, जांग मिंग कैंप के बाहर से धीरे धीरे चलते हुए आया। क्या खबर मिली? जाओ फेंग ने सीधा पूछा। प्रणाम ग्रेट जनरल, ये शहर के अंदर वाले हमारे गुप्त एजेंट्स की गुप्त सूचना है। जांग मिंग ने सील्ड रिपोर्ट उनके हाथ में दी। जाओ फेंग ने रिपोर्ट खोली, कुछ पल पढ़ा और फिर उसके होठों पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। यान में कोई एक भी लायक जनरल नहीं। अहंकारी बेवकूफ, क्या सच में सोचते हैं कि मैं इतना सादा हूं? इस बार वो मेरे जाल में फंस गए। जाओ फेंग की स्मर्क और गहरी हो गई। वो रिपोर्ट जांग मिंग को लौटाता है। जांग मिंग तुरंत थर्ड जनरल्स के पास जाकर रिपोर्ट उन्हें पढ़ा देता है। जांग खान हंस पड़ता है। पहली नज़र में तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल असली लगती है, जैसे हम वाकई लेचेंग को अपनी साइड लेने की कोशिश कर रहे हों। ली यू ने सर हिलाया। हाँ, हम खुद पहले पल के लिए कंफ्यूज हो गए थे, तो लेचेंग जैसे आदमी को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकता। अब वो ये बात पक्का किन क्विंग को बताएगा। इस वक्त तो दोनों मिलकर ये सोच रहे होंगे कि हम ईस्ट गेट से शहर में घुसेंगे और वो हमें वहां फंसा लेंगे। तू सुई ने हंसकर कहा, सच में ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल नेचुरल लगती है, जैसे एक सच्चा आलाप, एक असली नेगोशिएशन। जाओ फेंग थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेचेंग ऊपर ऊपर से धोखेबाज लगता है, पर अंदर से वो यान का सबसे वफादार कुत्ता है। उसे अपनी तरफ करना नामुमकिन है, लेकिन इसीलिए वो मेरे लिए बेहद काम का है। जाओ फेंग की आंखों में ठंडा तीखा कॉन्फिडेंस था। युयांग शहर को तोड़ना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था अंदर जाकर लड़ना। शहर के अंदर 3 लाख यान सोल्जर्स थे। चाहे सब मुर्गे ही क्यों न हो, 3 लाख मुर्गे काटने में भी वक्त लगता है। यहाँ तो जिंदा सिपाही थे, और राजा का फरमान था, शहर हर हाल में बचाना। अगर किन सीधा घुस जाए तो खून की नदियां बह जाएंगी। जाओ फेंग को यान के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे फर्क पड़ता था अपने सिपाहियों से। अगर कैजुअल्टीज कम की जा सकती हैं तो वो हर शॉर्टकट लेगा। किन क्विंग को अगर मेरी 2 लाख सेना को पूरी तरह पीसना है तो उसे कम से कम 1 लाख स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स तो चाहिए ही। इसका मतलब वेस्टर्न गेट की रक्षा बहुत कमज़ोर हो जाएगी। जब हम ईस्ट गेट से घुसकर वेस्टर्न गेट तोड़ देंगे तो युयांग पूरी तरह हमारे घेरे में आ जाएगा। जांग हान तुरंत आगे बढ़ा।
ग्रेट जनरल, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं 50,000 कैवलरी के साथ ईस्ट गेट पर खून की लाल लकीर खींच दूंगा। जाओ फेंग मुस्कुराया। अच्छा, ईस्ट गेट ही स्ट्रैटेजी का दिल है। तुम 50,000 कैवलरी की अगुवाई करोगे। तो सुई, तुम 50,000 इन्फेंट्री लेकर सपोर्ट दोगे, झाओ फेंग ने आदेश दिया। समझ गए। दोनों जनरल्स एक साथ गरजते हुए बोले। रही बात वेस्ट गेट की, वहां का हमला मैं खुद लीड करूंगा। 2 लाख सेना सिर्फ उस गेट पर टूट पड़ेगी। कल दोपहर हमला शुरू होगा। झाओ फेंग की आवाज पूरे कैंप में गूंज उठी। जी ग्रेट जनरल, तीनों जनरल्स ने जोर से जवाब दिया। बस इतना ही? अब सब लोग आराम करो। आदेश देकर झाओ फेंग चुप हो गया। हम इजाजत चाहते हैं। जनरल्स ने प्रणाम किया और कैंप से निकल गए। झाओ फेंग धीरे से मुस्कुराया। ले चेंग एक मोहरे के अलावा कुछ नहीं, उसे पूरा यकीन था। इस वक्त चिंग चिन और ले चेंग बड़ी मेहनत से कल का एम्बुश तैयार कर रहे होंगे। युद्ध के सालों ने एक बात सिखाई थी, कभी किसी पर अंधा भरोसा मत करो, और एक दुश्मन जनरल पर तो बिल्कुल नहीं। ले चेंग का यन के लिए वफादार होना पक्का था, खासकर क्योंकि उसका पूरा परिवार जी सिटी में रहता था। अगले दिन सुबह फज्र की पहली रोशनी के साथ चिन सेना यू यांग के सामने दोबारा खड़ी थी। वेस्ट गेट। झाओ फेंग खुद कमांड संभाले हुए था। हमला! झाओ फेंग की गरजती आवाज के साथ 1000 कैटापुल्ट्स, 10-10 हजार आर्चर्स और पत्थरों तीरों की बारिश शहर पर टूट पड़ी। चिन सेना हमेशा लॉन्ग रेंज सप्रेशन से शुरू करती थी। ईस्ट गेट पर चिन सेना धीरे धीरे पास आ रही थी, बस सिग्नल का इंतजार था। शहर के अंदर, ग्रेट जनरल, चिन की सेना ईस्ट गेट की तरफ बढ़ रही है। एक अधीन अधिकारी तेजी से आकर रिपोर्ट देने लगा। ले चेंग ने सारी तैयारी कर ली? जी, सब कुछ तैयार है। आप जैसे ही आदेश देंगे, ले चेंग सिग्नल देकर ईस्ट गेट खोल देगा। पूरी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट खाली कर दी गई है। चाहे चिन की सेना 1 लाख हो, हम उन्हें शहर के अंदर ही मिटा देंगे। अधिकारी जज्बे से भरा हुआ था। अच्छा, क्यों? चिन ने संतुष्टि से सर हिलाया और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान चमक उठी। इसका मतलब मुझे सिर्फ वेस्ट गेट पर फोकस करना है। झाओ फेंग को रोकना है, जीत तो निश्चित है। बधाई हो ग्रेट जनरल, अगर हम झाओ फेंग को हरा देते हैं तो आपका नाम पूरे देश में गूंज उठेगा। हमारी यन राज्य बच जाएगी। चारों तरफ के अधिकारी उसे खुशी से बरसों से भरी तारीफ सुनाने लगे। क्यों? चिन के होठों पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। यन की शान के लिए। क्यों? चिन गरजा। यन की शान के लिए। सारे अधिकारी एक साथ चिल्ला उठे। बस तभी हवा, हवा, तेज हवा, एक गरगराहट, एक झकझोर देने वाली चीख, तीर की बारिश आसमान से टूट पड़ी। चिन सेना ने असॉल्ट शुरू कर दिया। मेरे आदेश पहुंचाओ, शहर को हर हाल में बचाना है। चिन सेना एक कदम भी आगे न बढ़ने पाए। जो सिपाही भागेगा, डिसिप्लिन ऑफिसर्स उसे वहीं काट डालेंगे। मैं खुद इनर सिटी की रखवाली करूंगा। क्यों? चिन गरजा। समझ गए, अधिकारी जोर से बोले। वक्त बीतता गया। तीरों की बारिश से यन सेना की लाशों का ढेर लगने लगा, पर झाओ फेंग ने अभी तक आगे बढ़ने का आदेश नहीं दिया। वो बस आसमान की तरफ देख रहा था। और कुछ देर बाद दोपहर हो गई। झाओ फेंग ने धीरे से अपनी लंक्वान तलवार खींच ली। वॉर चैरियट से नीचे उतरकर सीधा वैंगार्ड के सबसे आगे वाले मोहरों पर चल पड़ा। फिर उसने अपनी तलवार उठाकर गरजा, चिन के वीर सिपाहियों, मैं हूं झाओ फेंग, वैंगार्ड कमांडर। जैसे हमेशा होता है, पहला वार मैं करूंगा, तुम पीछे आओगे। अगर मैं गिर भी जाऊं, हमला रुकना नहीं चाहिए। ग्रेट चिन के लिए अटैक। झाओ फेंग इकलौता आगे बढ़ गया, एक हाथ में शील्ड, दूसरे में लंक्वान तलवार, सीधा यूयांग के गेट की तरफ। ग्रेट जनरल के लिए मारो, ग्रेट जनरल के लिए जान दे दो, मारो। पीछे से हजारों सिपाही उनकी गरजती आवाज के साथ पीछे टूट पड़े। जैसा हमेशा होता था, झाओ फेंग सबसे आगे था। उसकी एक ही झलक से पूरी सेना का जुनून आसमान तक पहुंच जाता था। ची युन सील की ब्लेसिंग से उनका फाइटिंग स्पिरिट पहले से कई गुना बढ़ खड़ा हुआ। पूरा जमीन यूयांग के बाहर कांप उठा। मारो, तीर चलाओ। चिन सेना के सामने अपनी जान तक लड़ने की कसम खाओ। यान के सिपाही सिटी की दीवार पर खड़े गरज उठे। तीरों की बारिश शहर के ऊपर टूट रही थी और कैटापुल्ट से भारी पत्थरों की बारिश लगातार हो रही थी।
ये यान किंगडम की आखिरी जंग थी। अगर युयांग सिटी गिर गई तो यान का पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी पूरी शक्ति से लड़ना। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर तीर बरसाए। एरोज के इस हंगामे में हजारों सिपाही दोनों तरफ गिर गए, शरीर तीरों से भरे और बैटलफील्ड एक मांस का समुद्र बन गया। फ्रंट लाइन पर जाओ फेंग तेजी से आगे बढ़ रहा था, तीरों से बचकर जैसे कोई भूत हो। उसका डिवाइन सेंस हर तीर का रास्ता देख सकता था, एक भी उससे छू नहीं सकता था। अगर वो अपनी पूरी ताकत छोड़ देता तो बस कुछ सांस में सिटी गेट तक पहुंच जाता। शील्ड की जरूरत ही नहीं होती, उसकी स्पीड और एजिलिटी से हर अटैक बेकार हो जाता। एक आश्चर्यजनक गति से जाओ फेंग तेजी से सिटी गेट के करीब पहुंच गया। चॉप! उसने ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड उठाया। डांटियन में बड़ी मात्रा में जमा हुआ ट्रू की एक ही स्ट्राइक में निकल गया। कोई फैंसी टेक्निक नहीं, सिर्फ एक सीधा सा स्वॉर्ड स्विंग। पर जैसे ही तलवार नीचे आई, एक लाल स्वॉर्ड ऑरा फूट पड़ा। बूम! मजबूत सिटी गेट तुरंत दो हिस्सों में फट गया। स्वॉर्ड ऑरा ने गेट को कागज की तरह चीर दिया और मोमेंटम भी नहीं गया। गेट के तुरंत बाहर खड़े हजारों यान सोल्जर्स ब्लास्ट में आ गए। आह! आह! चिल्लाहट और दर्द से आसमान गूंज उठा। स्वॉर्ड ऑरा ने उन्हें बिना किसी दया के कट दिया, रिएक्ट करने से पहले ही मौत आ गई। कुछ ही पल में डजन्स के डजन्स लाशें जमीन पर गिर गईं। सिस्टम नोटिफिकेशन: Killed 1 Yan soldier, +1 strength. Killed 1 Yan soldier, +1 day of lifespan. Killed 1 Yan soldier, +1 constitution. जैसे हमेशा हर एक दुश्मन के साथ जाओ फेंग के स्टैट्स बढ़ते गए। एक ही पल में उसने डजन्स ऑफ पॉइंट्स हासिल कर लिए। वो वहीं नहीं रुका, जाओ फेंग आगे बढ़ता गया। ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड हाथ में लाल रोशनी से चमक रही थी। शहर के अंदर बची हुई यान सेना शॉक में था, समझ ही नहीं पा रही थी क्या हुआ। पर मिलिट्री डिसिप्लिन से वो तुरंत दोबारा लाइन बनाकर ब्रीच रोकने के लिए आगे बढ़े। मारो! जाओ फेंग एक कदम आगे बढ़ा और कैजुअली स्वॉर्ड स्विंग किया। स्वॉर्ड ऑरा ने एक और ब्लास्ट फोड़ दी, एनिमी रैंक्स में। सिटी गेट पर एक भी यान सोल्जर नहीं बचा। हर स्ट्राइक में कम से कम 10 दुश्मन कट जाते। पीछे 2000 पर्सनल गार्ड्स उसके साथ थे, हर एक जाओ फेंग के प्रति पूरी तरह लॉयल, स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट। जब जाओ फेंग आगे बढ़ा, वो लोग भी स्टॉर्म की तरह उसके पीछे आए। ज़ैंग मिंग की अगुवाई में, जिसके पास इनेट मार्शल टैलेंट था, ब्लडी पाथ बनाते हुए वो आगे बढ़ते गए। 2000 इलीट गार्ड्स की ताकत पूरे डिफेंडर्स को हिला देने वाली थी। जाओ फेंग के साथ सिटी गेट पर खून का समुद्र बन गया। जब वो आगे बढ़े, धीरे धीरे उनका फुटहोल्ड सिटी के अंदर भी बढ़ गया। बाहर किन आर्चर्स वॉली आफ्टर वॉली तीर बरसा रहे थे, वॉल्स और अंदर दोनों पे एनिमी को दबाए रखने के लिए। ईस्ट गेट, द एम्बुश। अब वक्त आ गया था। मैसिव गेट जो टाइट बंद था, अब पूरी तरह खुला। सिटी के अंदर यान सोल्जर्स ने काले बैनर्स लहराए, किन आर्मी के लिए सिग्नल बनाते हुए। ज़ैंग हान के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। चलो, फाइनली हो रहा है। भाइयों, सुनो, सीधा हमला करते हैं। जो भी हमारे रास्ते में खड़ा होगा, उसे मारो। ज़ैंग हान की आवाज़ बैटलफील्ड में गूंज उठी। जनरल के ऑर्डर्स का पालन करेंगे। 5000 कैवलरी मैन गरजते हुए आगे बढ़े। पीछे ज़्वांग वे 5000 इन्फेंट्री के साथ तैयार था फॉलो करने के लिए। चार्ज! ज़ैंग हान ने हॉर्स को जोर से भड़काया। वॉर हॉर्स स्टॉर्म की तरह आगे बढ़ गया। फॉलो द जनरल! थंडरस क्राइस के साथ 5000 कैवलरी मैन एक साथ आगे बढ़े। उनके साथ 1000 पर्सनल गार्ड्स भी थे, लॉयल टू जाओ फेंग। ये वॉरियर्स भी पोस्ट नेटल रेम तक मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड थे। ईस्ट सिटी टावर पर यान का कमांडर स्नियर करता हुआ देखता रहा। जाओ फेंग, तुम्हारा नाम बस हवा है। जब तुम सिटी में घुसोगे, हम तुम्हारा रास्ता काट देंगे। फिर तुम बस मछली जैसे बैरल में फंस जाओगे। एक मैसिव कैवलरी टाइड आगे बढ़ गई। सिटी के अंदर ले चेंग के ऑर्डर्स के मुताबिक पूरा एरिया क्लियर था। ज़ैंग हान बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ गया। पीछे उसके पर्सनल गार्ड्स और एलीट सोल्जर्स ने टैक्टिकल पोजीशन सिक्योर कर ली। एक यान डेप्यूटी जनरल तेज चलकर आया। जनरल ले चेंग के आदेश पर मैं ग्रेट किन आर्मी की मदद के लिए आया हूँ।
कृपया जनरल, अपनी फोर्सेस को जल्दी अंदर ले आइए। मेरे ट्रूप्स आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे यान सोल्जर्स को हराने के लिए। ज़ैंग हान के चेहरे पर मजाक भरी मुस्कान आ गई। वाह, सच में? अगला पल, बिना वार्निंग के ज़ैंग हान ने स्वॉर्ड आगे किया। यान डेप्यूटी जनरल शॉक में था, रिएक्ट भी नहीं कर पाया। सिकनिंग स्क्वेल्च के साथ स्वॉर्ड उसके शरीर से सीधा गुजर गई। आह! खून की चीख गूंज उठी। यान ऑफिसर अनबिलीव से ज़ैंग हान को देखता रहा।